हाँ जी भाई। हाँ जी हर्ष भाई, कैसे हैं? ठीक है। बिल्कुल ठीक से, क्या करना चाहेंगे? मैंने रिसेंटली आपसे बात मैंने इस्लाम क्यों छोड़ा है, तो तब मैं बड़ा नर्वस था और मैंने जल्दी जल्दी में किया क्योंकि मैं जानता हूँ कि लोग क्यों में बैठे होते हैं, तो इसलिए मैं रश कर रहा था। तो आज जैसे आप बात कर रहे थे, भाई बात कर रहे थे कि गेज को ले, आप खलील अपनी शक्ल दिखाना चाह रहे हैं या? मैं दिखाना चाह रहा हूँ मुझे आई अच्छा, डोंट। अच्छा। चलें, आप बोले, आप बोले। अच्छा, मैं जैसे ये भाई अभी गेज की बारे में बात कर रहे थे, तो इसके बारे में मैंने काफी ज्यादा रिसर्च की। तो मैं एक पर्सनल बंदे को भी जानता हूँ, मैं उसका डिस्कस तो नहीं करना चाहता, चले मैं आपको, क्योंकि ये फिर बुरी बात है कि अगर मैं किसी दोस्त की पर्सनल लाइफ को आगे लेके आता हूँ। अच्छा, ये जो गोरे हैं, गोरे भी आज से 40-50 साल पहले या 20-30 साल पहले देख लें कि ये किस तरह इस चीज को देख रहे थे। जब इनको इनको भी एजुकेशन आहिस्ता आहिस्ता आई है। इवन के ये दो शादियां भी करते थे जब इनके लड़का नहीं होता था, तो ये औरत को भी इसको इल्जाम लगाते थे कि ये औरत का मसला है। फिर आहिस्ता आहिस्ता ये चेंज हुए हैं। अगर आप देखें कि ये इतने खिलाफ थे, 20-30 पहले की साल की ये बातें हैं, कि जिस बंदे ने जर्मनी से इनको जंग जीत के दी है, जिसने इनिग्मा, एलन ट्यूरिंग। एलन ट्यूरिंग, ठीक है, उस बंदे को इन्होंने उठाया और उठा के उसको हार्मोनल अब्यूज और ये जो इसको सारा इलेक्ट्रिक्यूट करते रहे हैं, उसने बेचारे ने बाद में सुसाइड भी कर लिया। फिर 2000 को क्वीन ने इसको क्या नाम है, नोबेल प्राइज भी अनाउंस किया उसके बाद उसका। मैं ये कहना चाहता हूँ कि इधर इस तरह की ये हालात थे कि अगर कोई बंदा गे होता था ना इस सोसाइटी में, तो उसकी जो बहनें थी उस अपनी फ्रेंड्स के साथ उसका हाथ पकड़ती होती थी कि सोसाइटी में ये शो हो कि ये स्ट्रेट है, यानी कि लड़कियों में, यानी कि इस तरह के ये इधर हालात रह चुके हुए हैं। तो ये कैसे कि देखें, ये इतना नेचुरल है क्योंकि गोरे तो इतना इन चीज़ों को यानी कि टेस्ट कर रहे हैं, इनके ऊपर इतने इतने बड़े एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि ये इतनी नेचुरल चीज़ है कि आपके दिमाग पे जो हार्मोन रिलीज होता है ना, यानी कि हाइपोथैलेमस जैसे आपको आपकी बॉडी रेगुलेट करता है, इस तरह पिट्यूटरी है, ये एक्शन लेता है, यानी कि पिक एंड चूज का, इमोशन का। ये बिल्कुल नॉर्मल है। मैं तो इस चीज़ों को, अगर मेरे घर भी कोई पैदा हो जाता है ना, तो मैं तो खुशी से एक्सेप्ट करूंगा। ये इतनी नॉर्मल चीज़ है, लेकिन हमारी सोसाइटी पाकिस्तान में ऐसी है कि इन चीज़ों को उन्होंने ऐसा बना दिया हुआ है कि मैं एक पर्सन, अब मुझे बात करनी पड़ रही है, मेरी मजबूरी ये है कि मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ कि वो जो गे है, ठीक है, तो उसके साथ मैंने बड़ी बातें की हुई हैं इस्लाम से भी रिलेटेड, ये सारा कुछ ना, तो सोसाइटी ने उसको ऐसा बना दिया कि वो एक्सेप्ट नहीं करना चाह रहा। मेरी बात समझ रहे हैं आप? तो एनीवे, मैं इससे थोड़ी सी हटके बात करना चाहूंगा। जैसे मैंने रिसेंटली आपसे बात की थी मिराज के वाकया को लेकर, क्योंकि आज आजकल जो ये यरूशलेम में ये या इसराइल में जो कुछ। मैं इस पे आप जाते हैं, मैं इससे पहले इस पे थोड़ा सा अपना कमेंट दे दूं। जो आपने कहा कि गोरों के मुल्कों में भी ये होता था, एलन ट्यूरिंग की आपने एग्जांपल दी, और ये होता रहा, और इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो वेस्टर्न लिबरलिज्म जो आया है, जिसने जो चेंज फोर्स करता रहा और कुछ ना कुछ फोर्स होता रहा, सोसाइटीज में हमेशा कुछ ना कुछ चीजें फोर्स होती रही। अगर हम रोमन हिस्ट्री को देखते हैं, जो जो वेस्ट की, उसको मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड से उसको बड़ा कंपेयर किया जाता है, क्योंकि वो एक तरीके की डेमोक्रेसी थी। फिर आधे बाकी आधा साल वो इंपीरियलिज्म भी रही, जो एम्परर भी रहे, लेकिन उसके अंदर भी एक रिच हिस्ट्री, बड़ी रिकॉर्डेड हिस्ट्री है। जो इजिप्शियन हिस्ट्री और ग्रीक हिस्ट्री वगैरह से थोड़ी बड़ी डिफरेंट है, क्योंकि उसमें मिथोलॉजी कम है। उसमें भी जब हम देखते हैं तो ये उतार चढ़ाव लोगों के मुआशरों में आते रहे। डिफरेंस ये था, वहां पे एम्परर कंट्रोल करता था, यहाँ पे एक फ्री थॉट है जो करती है। जो फ्री थॉट का जो इंजन है, इवन इन द सेकंड वर्ल्ड वॉर फ्री थॉट थी वेस्ट में। लेकिन बात यह कि उस वक्त फ्री थॉट ने वहां तक नहीं गया। फ्री थॉट जो है उससे 30 साल पहले तक औरतों के वोट देने के हक के लिए लड़ चुकी थी उस वक्त तक, लेकिन गेस के लिए कोई नहीं बोल रहा था उस वक्त तक। जो 1950s की बात है ना, 60s की बात। और मेरा ख्याल ये बगरी का लॉ यहाँ पे इंग्लैंड में मेरा ख्याल 80s तक रहा है। सो ये चीजें होती नहीं है, लेकिन समथिंग, इसीलिए जो सबसे क्रिटिकल चीज ये है, जब हम ये पूरी इसके रिनेसांस को देखते हैं, पोस्ट हिस्ट्री को, सबसे की चेंज ये है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात है। लोगों ने अपनी जानों की कुर्बानियां भी दी हैं, मुंहों पे पत्थर भी खाए हैं, फैंटियां भी खाई हैं, बड़े बड़े फिरौनों से भी लड़े हैं लोग। लेकिन एक चीज जिसे इसीलिए कहते हैं, इनको समझ नहीं आती पाकिस्तानियों को, कि फ्री स्पीच की क्यों इतनी बड़ी वैल्यू है। क्यों वो नहीं कह सकते कि हम किसी बंदे को, आम शहरी को नहीं रोक सकते रसूल अल्लाह का मजाक उड़ाने से? क्योंकि फ्री स्पीच के ऊपर पूरा मगरिब खड़ा।
अगर फ्री स्पीच ना होती वो भी कह सकते थे भैया आप ये एक अननेचुरल काम है, दो मर्दों का आपस में सोना, हम नहीं आपको इस चीज की इजाजत दे सकते इस पर बोलने की। लेकिन वो उन्हें जितनी नापसंद लगती थी ये बातें, लेकिन उन्होंने वो बोलने का हक नहीं लिया आपसे। इसलिए फ्री थॉट और फ्री स्पीच जो थी यही वो इंजन था जिसने इसको यहां तक मगरिब को लाके खड़ा किया, इतना आगे लाके खड़ा कर दिया कि अब जानवरों के हक के ऊपर बात होती है, एनवायरनमेंट जो एक बेजान चीज है उसके हक के ऊपर बात होती है। तो वही चीज जो है मैं रेप्लिकेट ट्रांसफर होगी, चाहे कोई चीचावतनी में क्यों ना बैठा हुआ हो, जहां पे बड़ी जहालत हो या कोई ज्यादा इल्म की या फ्री थॉट की फ्री इंक्वायरी ना हो, वो यूट्यूब से देखेगा। और इंसान का दिमाग आप चाहे एबोरिजिनल ऑस्ट्रेलिया का उठा लें, लतीनी अमेरिका का उठा लें, या किसी चीचावतनी के बच्चे का उठा लें, वो बराबर केपेबल, इट्स इक्वली केपेबल ऑफ थिंकिंग। वो कोई कम इंसान नहीं है, सब ह्यूमन नहीं है। इसलिए जब उसके जहन में ये आइडियाज जाएंगे he will say that। अच्छा, आगे मैं ये कहना चाहूंगा कि मैंने जब थोड़ी सी मैं चीजें पढ़ता हूँ, अगर मैं नील टाइसन की अगर मैंने 1-2 वीडियोस देखता था पहले, तो वो तो एडमिट करते हैं कि इस्लामिक जो गोल्डन एज रही है, ये इतने एडवांस इन्होंने हो जाना था कि मैं इनको वो जो क्या नाम है, इसका नाम है मुझे इसका नाम भूल गया, गजाली अल गजाली हाँ, वो थोड़ी उसकी, लेकिन वो उसकी गलत वीडियो थी, वो उसमें गलत बोल गया वैसे काफी। लेकिन ईरान में भी कोई ऐसे बैठे हुए हैं जिन्होंने इसके बारे में खुद एक्सेप्ट किया होगा कि ये उन्होंने इस तरह की सख्तियां बनाई थी जिन्होंने तो यानी कि नहीं, लेकिन वो सारा अल गजाली के ऊपर जो नील डिग्रास टाइसन ने ठोस दिया था ना मामला, दैट इज अ बिट डिबेटेबल। अच्छा, ठीक है। लेकिन मुझे मैं इसलिए ये बात एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप ये वो चीज है कि आप ये नहीं कह सकते कि रोमन एम्पायर का फॉल किस बात पे हुआ। डेट तो है हमारे पास, लेकिन उसकी वजूहात आज तक तारीखदान ढूंढ रहे क्या है। उसी तरह जो इस्लामिक गोल्डन एज, सो कॉल्ड गोल्डन एज जो खत्म हुई, उसका भी क्या सारा अल गजाली इतना सिंपल नहीं था कि इसने ये कह दिया मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ डेविल, दैट्स व्हाई इट वेंट डाउन। इट्स नॉट दैट सिंपल। उसके अंदर चंगेज खान का भी एलिमेंट आता है, उसके अंदर और बड़ी चीजें आती हैं। बट हैविंग सेड दैट, जो भी हुआ, लेकिन जो ओवरऑल व्यू है वो उसका सही है। और वो ही इज नॉट द फर्स्ट वन टू से दैट कि आपने पिछले 800 साल में, अगर आपने उन 200 सालों में इतने बड़े बड़े नाम पैदा कर दिए थे, तो उन 800 सालों में आपने कितने नाम पैदा करने थे जो किधर गए वो। यानी आज तक एक है जो वो भी कादियानी, आप एक भी साइंसदान नहीं दे सके नोबेल प्राइज विनिंग वर्दी। तो ये क्या क्या नुकसान हुआ आपको। और आप भी अगर जो कोई आएगा भी ना, कोई मुस्लिम साइंटिस्ट होगा भी, कोई आई होप कि कोई किसी को मिल जाए नोबेल प्राइज वगैरह, वो भी वो होगा जो बाहर के, यानी पाकिस्तानी जो अमेरिका में बॉर्न एंड रेज होगा या यूरोप में बॉर्न एंड रेज होगा, वो होगा। अब्दुल सलाम ने भी अपने, जो ये हम कह तो देते हैं वो पाकिस्तानी थे, लेकिन उन्होंने रिसर्च तो अपनी अमेरिका में की ना। कौन सी पंजाब यूनिवर्सिटी में बैठ के उन्होंने की, ये कायदे आजम यूनिवर्सिटी में जाके कोई किसी ने रिसर्च की तो नोबेल प्राइज जीत गया। नोबेल प्राइज दे के तो दूर की बात है, कोई अच्छी चाजिदी थीसिस ही दे दी हो किसी ने। मेरे इस नेक काम को जारी रखने के लिए मुझे पेपैल या पेट्रियन पे जरूर सपोर्ट कीजिए, ताकि मैं अपना पैगाम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकूं।